चलिए, कल वाले एग्जाम्पल में ना कुछ खामियां थी। मैं कल वाले एग्जाम्पल को दोबारा से डिस्कस करता हूँ और दोबारा से उसका डायग्राम बनाता हूँ। कल वाला केस क्या था ना सर, कल वाला केस कुछ ऐसा था। हेलो जी सर, एक बार मैं क्लास के बाद फोन करता हूँ आपको। अभी एक बार क्लास खत्म हो जाएगी, 11:30 बजे तक फोन करता हूँ। ये प्लेंट थी, फोकस कीजिएगा सर, और ये थी रिटन स्टेटमेंट। कोर्ट ने दो इशू डिसाइड किए इन फेवर ऑफ ए और दो इशू डिसाइड किए इन फेवर ऑफ बी। मतलब चार इशू थे टोटल, दो इशू उसके फेवर में डिसाइड किए। देखिए, जज बनना है ना तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दी देखिए, दो इशू डिसाइड किए इन फेवर ऑफ ए, दो इशू डिसाइड किए इन फेवर ऑफ बी। दोनों पार्टीज अपील में चली गई। इट वॉज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ ए। अपील में चलेगी ना सर। यहां पे क्या हो गया अपील में, ए वर्सेस बी, और ये अपील में क्या हो गया। कल मैंने कुछ पॉइंट लिखवाया था, वो गलत था, उसको हम चेंज करेंगे आज, ठीक है। उसको काट देना लास्ट वाले पैराग्राफ को पूरे कोई। हाँ, जो लास्ट में जो डिक्टेट कराया था ना 5-10 लाइनें, उनको काट दीजिएगा, उसमें चेंज करवाने। मैंने उसमें बताया था कि ये अपील इसके ऊपर क्या लगा देगी, रेस जुडिकेटा लगा देगी। 5 एलिमेंट्स होते हैं रेस जुडिकेटा के, 4 एलिमेंट फुलफिल हो रहे थे। चौथा एलिमेंट जो था, चौथा एलिमेंट क्या था कि जो फॉर्मर कोर्ट है, ही इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। ये नहीं हो रहा है यहाँ पे फुलफिल। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। रेस जुडिकेटा में जब भी रेस जुडिकेटा लगता है, हमेशा दो सूट होते हैं। एक होता है फॉर्मर सूट, एक होता है सब्सिक्वेंट सूट। मतलब एक होता है पूर्ववर्तीवाद, एक होता है हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए। जैसे मैंने आपको क्या क्या एग्जांपल्स करवाए थे कल, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको जैसे मान लीजिए सेकंड वाला जो पॉइंट था अपना, उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे एबीसी करके। मान लीजिए कोई सा भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे केस था ए वर्सेस बी, ये इसके फेवर में डिक्री हुआ था और ये चला गया था, कहां चला गया था, ये अपील में चला गया था। कोर्ट ने यहाँ पे डिसमिस कर दिया इसका, इसकी अपील कर दी डिसमिस। तो मैंने कहा था कि भाई ये डिग्री रेस जुडिकेटा लगाएगी, किसके ऊपर लगाएगी, अगर कल को नया सूट आएगा तो उस पर लगाएगी। कल को एक नया सूट आएगा तो उस पर रेस जुडिकेटा लगेगा। मतलब दो सूट तो आ रहे हैं ना हर केस में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में दो वाद आ रहे हैं। हर परिस्थिति में कितने वाद आ रहे हैं, लेकिन जो कल मैंने लिखवाया आपको इस वाले केस में, और मैंने कहा था कि यार ये इस पे रेस जुडिकेटा लगा देगा, लेकिन यहाँ पे दो वाद है क्या, दो वाद है क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे पूर्ववर्ती वाद पश्चातवर्ती वाद है क्या, ये दोनों एक ही, अरे सर एक ही सूट की तो अपील है ये, दो वाद नहीं हो रहे ना यहाँ पे, तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। इस चीज को चेंज करो। कल मुझसे गलती से मैंने गलत लिखवा दिया था। लिखना स्टार्ट कीजिए, एक बार कॉपी दे दीजिए, मैं पहले हिंदी मीडियम वालों को लिखवाऊंगा, सही करूंगा इसमें। लिखिए, इन दिस थर्ड कंडीशन, इन दिस थर्ड कंडीशन बोथ पार्टीज सॉरी, पहले हिंदी में लिख लीजिए। तीसरी परिस्थिति में लिखिए, तीसरी परिस्थिति में, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए। तीसरी परिस्थिति में दोनों पक्षकार एक दूसरे के विरुद्ध
एक दूसरे के विरुद्ध अपील में गए हैं, अपील में गए हैं, और यह माना जाता है कि 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 अपील वाद की निरंतरता होती है, अपील वाद की निरंतरता होती है, और यह माना जाता है कि अपील वाद की निरंतरता होती है। परंतु 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 यदि अपीलीय न्यायालय परंतु यदि अपीलीय न्यायालय परंतु अपीलीय न्यायालय किसी भी एक अपील को गुणागुण के आधार पर सुनकर, किसी भी एक अपील को गुणागुण के आधार पर सुनकर अपना फैसला सुनाता है तो अपना फैसला सुनाता है तो यह दूसरी लंबित अपील पर अपना फैसला सुनाता है तो यह दूसरी लंबित अपील पर पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू करेगा। दूसरी लंबित अपील पर पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू करेगा, क्योंकि 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 धारा 11 में बताए गए मुख्य पांच बिंदुओं में यहां चार बिंदुओं को चार बिंदुओं को मतलब बिंदुओं को मत काट दीजिए, बिंदुओं से पूर्व न्याय का अनुमान लगाया जा सकता है, पूर्व न्याय का अनुमान लगाया जा सकता है, पूर्व न्याय का अनुमान लगाया जा सकता है, पूर्व न्याय का अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु 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 पांचवा बिंदु परंतु पांचवा बिंदु जो कि परंतु पांचवा बिंदु जो कि जो कि जो कि ये बताता है कि जो कि ये बताता है कि जो कि ये बताता है कि पूर्व न्याय के लिए दो वादों का होना अनिवार्य है, दो वादों का होना अनिवार्य है, दो वादों का होना अनिवार्य है। यहां इस मामले में साबित नहीं होता, यहां इस मामले में साबित नहीं होता, यहां इस मामले में साबित नहीं होता। इस कारण इस कारण इस कारण एक निर्धारित की गई अपील जिस कारण एक निर्धारित की गई अपील दूसरी लंबित अपील पर एक निर्धारित की गई अपील दूसरी लंबित अपील पर एक निर्धारित की गई अपील दूसरी लंबित अपील पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं करेगी, पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं करेगी, दूसरी लंबित अपील पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं करेगी, पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं करेगी। बहुत आसान और प्लेनरी प्रोविजन है, बहुत स्पष्ट प्रावधान है। ठीक है, अब एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे की कॉपी दे दीजिए मुझे, लिखना स्टार्ट कीजिए। In the third condition, both the parties
both the parties has approached both the parties has approached both the parties has approached the appellate court both the parties has approached the appellate court against each other. Both the parties has approached the appellate court against each other has approached appellate court against each other and and it shall be considered as appeal is the continuation of a suit and shall be considered as appeal is a continuation of a suit. However, 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 if in case, the appellate court, however, if in case the appellate court, however, in case appellate court has decided an appeal, has decided an appeal on the basis of merit, this would not cause res judicata on the second pending appeal. This would not cause res judicata on the second pending appeal. This would not cause res judicata on second pending appeal. As reason being under section 11 of CPC, it talks about in CPC section 11 of CPC, it talks about five elements which are necessary for applicability of res judicata, Here four elements have been fulfilled. However, the fifth element, which talks about that for res judicata, two suits are mandatory. And this condition has not been fulfilled here. Therefore, one decided appeal cannot put res judicata on another appeal. Therefore, one decided appeal cannot put res judicata on another appeal. अब ठीक है? Therefore, one decided appeal cannot put res judicata on another appeal. Now it is very fine to all of you. अब ये सब चीजें क्लियर हुई? लेकिन सर क्या हो कि जिसने ये अपील डिसाइड करी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए न्यायालय ने ये अपील डिसाइड करी और ये एक ही फेवर में डिसाइड करी, रेस जुडिकेटा तो लगा नहीं रही, लेकिन कल को अगर कुछ दोनों डिग्री अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गई तो, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो डिग्री आई और ये जो डिग्री है, कल को दोनों डिग्रीज अगर, अरे सर ये जो डिग्री दी कोर्ट ने और ये कल को यहाँ पे भी एक डिग्री आएगी, मतलब कहने का मतलब ये है ना, अगर ये दोनों एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग हो गई तो
दोनों एक दूसरे के विरोधाभास में आ गई तो आ सकता है ना, ये तो हो ही सकता है फिर जब रेसिड्यू वगैरह नहीं लग रहा है तो। बात समझ में आ रहा है? अरे ऊपर से तो नहीं जा रही बहुत ज्यादा चीजें। दोबारा आप सुनो सर, यहाँ पे अपील में गए थे, ए बी ए के फेवर में डिसाइड कर दिया। अब सर ये अपील इस पे रेस जुडिकेटर नहीं लगाएगी क्योंकि दो सूट नहीं है, तो मतलब कोर्ट इसमें भी एक डिक्री पास करेगी। अपील को सुना जाएगा, बी ने जो अपील करी उसको सुना जाएगा, और ऑन दैट बेसिस यहाँ पे भी एक जजमेंट आने वाला है ना। अपीलेट कोर्ट मतलब मान लीजिए सेशन, ये सिविल जज कोर्ट ने किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने यहाँ पे अपील लगाई है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील आ चुकी है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील आना बाकी है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, निर्णय नहीं आया इसमें। एक में आ गया लेकिन दूसरे पे वो रेजुडिकेटर नहीं लगाता है। यहाँ पे जो निर्णय आ चुका है, कल को मान लीजिए निर्णय आ गया है यहाँ पे, क्या ये जो निर्णय आएगा क्या ये एक दूसरे के विरोधाभासी आ सकती है क्या? आ सकती है ना, आ सकती है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो फिर क्या किया जाएगा? क्या होगा फिर इन केस में? रेस जुडिकेटर तो लग नहीं रहा ना भाई, पूर्व एक सिद्धांत लागू होता तो उसको आप रोक देते कि नहीं नहीं इसको इसको मत ही सुनिए, अब डिसाइड कर लिया इस कोर्ट ने। भाई दो सूट नहीं हो रहे इसलिए रेस जुडिकेटर नहीं लग रहा। जो मैं 5 एलिमेंट्स की बात लिखाऊं एक बार, कौन कौन से 5 एलिमेंट्स थे दिखाऊं एक बार? वो तो पता है ना, सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम मैटरनिश होना चाहिए, है ना, सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ये सब तो लिखा ही था। तो शुरुआत से लिख रहे हैं हम लोग, जब से रेडियो स्टार्ट हुआ है 5 एलिमेंट्स को, तो ये 5 एलिमेंट्स पे तो बड़े बड़े टॉपिक्स लिख पढ़ा दिए। फिर क्या किया जाए सर? ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना, कन्फ्लिक्टिंग डिग्री कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कोर्ट ये इंश्योर करता है कि कभी भी कन्फ्लिक्टिंग डिग्रीज ना आए, कभी भी कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ना आए। अपील में गए हो, अपील में कोई कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ना आए। एक ही कोर्ट में लगी हुई है लेकिन फिर भी कोर्ट रेस जुडिकेटर तो मानता नहीं ना, तो कोर्ट सुनेगा तो सही, लेकिन कोर्ट ये भी निश्चित करेगा, कोर्ट ये भी ध्यान रखेगा कि एक दूसरे के विपरीत डिग्री ना आ जाए। बात समझ में आ गई? एक ही कोर्ट में लगी है तो भी कोर्ट ये ध्यान रखेगा कि रेस जुडिकेटर नहीं लगता ना इसमें, क्योंकि दो सूट नहीं है। लेकिन कोर्ट ये ध्यान रखता है, कोर्ट की स्पेशल पावर होती है कि कोर्ट कॉन्ट्रैक्टिंग डिक्रीज नहीं देगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग जजमेंट्स पास नहीं करेगा इस केसेस में, ऐसा निर्णय नहीं देगा जो इसके विरोधाभासी हो। इतना समझ लीजिए बस, ठीक है। चौथा चौथा पॉइंट समझेंगे अब अपन। थोड़ा सा और सर घुमाता हूं मैं आपका, टफ पॉइंट है ये सारे, कोई बताता नहीं है, लेकिन अपना भैया फाउंडेशन बैच है ये, 120 क्लासेस है प्लस, तो तुम्हें जितना पैसा तुमने पे किया है उतने तो लो। मेरा हमेशा मानना है कि जितना पैसा लो आप बच्चे से उसको ज्यादा ही पढ़ाओ, इतना पढ़ा दो बच्चे को कि वो अपने आप को विद्वान मान ले कि हाँ भाई आ जाओ लो में अब सारे। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पाएंगे अपन अब। दो सूट फाइल हो रखे हैं, दो सूट फाइल हो रखे हैं, सूट नंबर 1 एंड सूट नंबर 2। सुनिएगा, दो सूट फाइल हो रखे हैं, सूट नंबर 1 और सूट नंबर, ये ए वर्सेस बी था और ये था, शुरुआत से दो सूट हैं, एक सूट नहीं है, दो सूट है, अलग अलग फाइल हो रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पार्टीशन का सूट था, कैसा सूट था, विभाजन का बात था, पार्टीशन के लिए सूट था, विभाजन के लिए कोई सूट था। एक प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है
जयपुर में एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड अपनी कोटा में। ये सूट नंबर 1 फाइल हुआ है कोटा में, ये सूट नंबर 2 फाइल हुआ है। तुम्हें ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल पसंद आते हैं ना? अगर मैं सिंपल लिख दूं ए बी बी वैसे तुम सोचोगे क्या चल रहा है सर यार, ऐसे लिखता हूं तुम लगा वाह। दो मिस कॉल किसके आ गए? अगर देखिए मैम मना कर देती है ना कि किसी का कनेक्शन नहीं देना है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ तो बंधे रहते हैं। ठीक है ना? तो मेरी बात समझो। मैम कहती कि सर मैंने मना कर दिया, किसी का कनेक्शन काटना है तो काटना ही है। ये बात क्या होती है ना कि फिर मैं भैया रिश्ता अलग है ना, तुम लोग समझो बात। हाँ, मुझे अपने सर पे क्या तलवार लटकानी है क्या? ये बताओ तुम। अगर मैम ने मना कर दिया है कि कनेक्शन नहीं देना है, तो फिर मैं कैसे उसको दे सकता हूँ कनेक्शन, बताइए आप मुझे। हाँ, स्पष्ट आदेश आ जाता है कि नहीं देना है तो नहीं देना है। ठीक है ना? मैं सिर्फ टीचर हूँ, मैडम ही जो संभालती है पूरी कोचिंग, याद रख लेना। जितने भी स्टाफ को सैलरी जाती है सब मैडम ही देती है, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मेरे अकाउंट में कभी भी 5-10 हजार के ऊपर नहीं रहता, ना मैं रखता ना। मुझे मुझे इन सबसे मोह माया नहीं है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और मुझे इसी को पढ़ा के बहुत खुशी मिलती है, और रात में सुकून की नींद आती है। रात में 9-9:30 बजे क्यों सो जाता हूँ? क्योंकि मैं फालतू टेंशन भी नहीं लेता। रोज 9-9:30 बजे में सेट होके सो जाता हूँ। उठता नहीं मेरे में सुबह 6-6:30 बजे पहले। अरे सेट का मतलब गलत मत समझिए आप लोग, मतलब है कि सारी टेंशन त्याग के सो जाता हूँ मैं। तुम लोग कुछ और समझेगा इसका मीनिंग। सेट का मतलब, अरे भैया तो 9-9:30 बजे तक कैसे सेट होगा? सेट तो रात तक होता है आदमी। मतलब मैं अपनी स्थिति में खुश होकर सो जाता हूँ, फिर मैं नहीं उठता। जितनी भी चिंताएं होती है कि उससे फोन करना, उससे बात करनी, कल देखा जाएगा, ये मेरा मानना है। मेरी लाइफ की फिलोसॉफी भी यही है कि टेंशन वेंशन नहीं लेनी ज्यादा। आपकी फिलोसॉफी यही होनी चाहिए कि सुबह 6 से शाम 9, रात 9 बजे तक प्रोडक्टिव रहो, जितना काम करना है उस टाइम में करो, फिर अपने 9-9:30 बजे सोना है। उसमें आपको प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद भी चाहिए होती है। सुबह 6 से शाम तक आपको क्लासेस भी लेनी है, पढ़ाई भी करनी है, जो करना है इस टाइम करो। ऐसे रात रात भर जग के पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा उससे। जिन बच्चों के कनेक्शन कटे और रिस्टोर नहीं हो रहे, तो समझ लेना कि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मैम ने कटवाए। सबको लगता है कि सर इजी है सर से करा लो काम। देखिए मैं इजी हूं, लेकिन मेरे भी हाथों बंधे रहते। तो सर 2 केस थे, जयपुर और कोटा में सूट फाइल हुआ है। इन द फर्स्ट केस कोटा में जो सूट फाइल हुआ है ए वर्सेस बी है, और सूट जो जयपुर में फाइल हुआ है बी वर्सेस ए है। आगे समझिए। यहाँ पे केस इसकी फेवर में डिक्री हो गया है। क्यों कहता हूँ तुम्हें सारी क्लासेस अटेंड करो? क्योंकि अब मैं अगर मैं बोलूँ नहीं कि डिग्री हो गया, तो भी तुम समझ नहीं पाओगे कि डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री का मतलब है सर ये केस जीत चुका है, और यहाँ पे ये केस क्या हो गया? डिसमिस हो गया है। ठीक है, ठीक है। बी गया अपील करने, और इधर भी कौन गया अपील करने? इस अपील में फैसला आया, जो अपील थी ना ये बी वर्सेस ए, और इधर भी क्या थी सर? ये अपील यहां पे भी क्या हो गई? तो बताओ ये जो जजमेंट आया, क्या ये रेस जुडिकेटा लगाएगा क्या इसके ऊपर? क्यों लगाएगा? क्योंकि 2 सूट है। वेरी गुड, अब समझ गए तुम बात। आगे ना समझ में? लिख लो, डायग्राम बना लो।
आगे समझ में आया? समझ में बेटा नहीं आया? कोई बात नहीं, समझ में। ये सब टॉपिक नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैं एडिशनल पढ़ा रहा हूँ। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, और जिसको आया तो उसको बहुत अच्छी बात है। आया ना समझ में? ठीक है। एकता, इंदू, समझ आया कि क्यों लगा रेस जुडिकेटा? क्योंकि यहाँ पे दो सूट है। डायग्राम बनाने के बाद में नीचे लिखिए, नीचे लिखिए हियर, हियर रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई, हियर रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई। यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। हियर रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई ऑन द सेकंड अपील, यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा द्वितीय अपील के ऊपर, द्वितीय अपील के ऊपर, ऑन द सेकंड अपील, द्वितीय अपील के ऊपर। क्योंकि 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 ये दोनों अपील, क्योंकि ये दोनों अपील, बिकॉज बोथ दीज अपील्स, बोथ दीज टू अपील्स, क्योंकि ये दोनों अपील, बिकॉज बोथ दीज टू अपील्स derived from two different suits, derived from two different suit, क्योंकि ये दोनों अपील दो वादों से व्युत्पन्न हुई है, दो विभिन्न वादों से उत्पन्न हुई है, दो विभिन्न वादों से व्युत्पन्न हुई है। derived from the two different suits, derived from the two different suits। तो सर अब सारी कंडीशन फुलफिल है, यहाँ पे पांचों के पांचों एलिमेंट्स चेक कर लीजिए। पहला एलिमेंट्स क्या था? सेम पार्टीज, पार्टी सेम है सर, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, जयपुर की प्रॉपर्टी कोटा की प्रॉपर्टी, सेम टाइटल, टाइटल सेम है, दोनों अपने आप को ऑनर ऑनर बता रहे हैं। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, यस हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और पांचवा पॉइंट क्या है? द फॉर्मर कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू हर्ड सब्सिक्वेंट सूट, पूर्ववर्ती न्यायालय पश्चातवर्ती वाद को सुनने के लिए सक्षम था। तो पांचों एलिमेंट्स हो गए फुलफिल। हम आगे चले फिर। देखिए सिचुएशन नंबर 3 और सिचुएशन नंबर 4, मतलब परिस्थिति नंबर 3 को मैंने ऐसे लिखा था ना, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है ना। इस केस का नाम है नरहरि वर्सेस शंकर, नरहरि वर्सेस शंकर, और उसका नाम है शोधान सिंह, शोधान सिंह वर्सेस दरियाओं कंवर। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। शोधान सिंह वर्सेस दरियाओं कंवर, ये लैंडमार्क जजमेंट है शोधान सिंह। देखिए ये जो केस था जिसमें बताया था कि रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, वो तो था नरहरि में, क्योंकि एक दो सूट नहीं थे, जो बता रहा हूं ना, जो प्रिंसिपल जो आया। शोधान सिंह वर्सेस दरियाओं कंवर पूछा हुआ है जुडिशरी के बहुत सारे एग्जाम में, मैंडेटरी सूट, ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट और हाईली रिलेवेंट केस है ये शोधान सिंह वर्सेस दरियाओं कंवर। 1966 का जजमेंट है। अब जो केस बताऊंगा मैं, इसके फैक्ट्स बताऊंगा शोधान सिंह और दरियाओं कंवर के। समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है ठीक है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करना है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके पीछे। राजस्थानी एक शब्द है माथाफोड़ी, इसका मतलब होता है कि ज्यादा अपना समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ठीक है, ठीक है ना। देखिए आरजेएस के मेंस में इतना समय भी नहीं होता कि आप इन सब चीजों को लिख पाए। पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपके अंदर एक लीगल माइंड की डेवलपमेंट हो। हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, अगर आपको ये बात पता है तो।
पढ़ाते इसलिए क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखिए हमारा सिर्फ ये बैच प्रीलिम्स का नहीं है, ये है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच है, ठीक है। अभी तुमको स्ट्रेंथ कम दिख रही होगी क्लास की, बट 1-2 साल रुक जाइए, अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए, भगवान की दया से सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो कंटिन्यूस हार्डवर्क जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम सब लोग मिलके, मैम हो गए, मैं हो गया, हमारी बाकी टीम जो स्टाफ में काम करते हैं, वो सब बहुत ज्यादा हार्डवर्क और डेडिकेशन दिखाते हैं इसको ग्रो करने में। आप किसी की भी मुझसे अपने इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं सुनेंगे, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन हु विल से नेगेटिव कमेंट अबाउट अवर इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैंने उसका बेंचमार्क हाई सेट किया हुआ है कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चलिए दरियाओं कवर को समझते हैं। समझ में नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना, इस केस के उस केस की दिक्कत नहीं लेने की है। अरे क्या फालतू बात करते हो यार, गूगल कर लो, गूगल कर लो यार, ऐसे मेरे से इरिटेटिंग सवाल मत पूछिए मुझसे, गूगल करके देख लिया कीजिए, जो आपको जो भी डाउट होता है, तो मुझे इरिटेट मत करो। शोदान बोला है तो ओ ए कैसे होगा, तो शादान हो जाएगा ना, शोदान बोल रहा हूं मैं। अब शोदान मतलब शोदान को लिखेंगे कैसे आप बताओ, गूगल कर लो, गूगल कर लिया करो, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत हो, मेरे को इरिटेट मत करो ऐसे फालतू सवाल पूछ के, आप लोग आप पता नहीं कैसे मेरे से पूरी जो सीरियसनेस होती है ना, किसी को समझाने की, वो डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर देते थे एक बार में। गूगल कर लिया करो यार। शोदान सिंह, अच्छा तुमने इसको डब्ल्यू समझा है, तुम्हारा ओ नहीं दिख रहा था क्या वहां पे? अरे बोल तो शोदान नहीं रहा हूं ना, शुदान बोल रहा हूं क्या मैं? एक तो पहले मेरी राइटिंग खराब है, उसके बाद तुम मेरे को प्रिटेंड भी करा देते हो सर आपकी राइटिंग खराब है। चलो आगे लिखिए। शोदान सिंह वर्सेस दरियाओं का वर, इस केस में हुआ क्या, इसको सुनिएगा प्लीज, ठीक है ना। बहुत ही फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं, अब कोई डाउट हो ना कि केस का नाम क्या है, गूगल कर लिया करो प्लीज, ठीक है ना। गूगल करने से तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी केस का नाम क्या है। इस केस में होता क्या है, इस केस में मल्टीपल सूट्स फाइल होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, प्रैक्टिकल जो सिनारियो है सिविल केसेस का, अब हम उसको समझेंगे। शोधान सिंह को एक तरफ कर देता हूं मैं ना, ठीक है ना। पहले इस केस में क्या होता है, एक फादर होते हैं, उनके उनके दो सन है, एफएस और FS1, ठीक है। इनका एक पोता होता है, उसका भी एक पड़पोता होता है। वहीं पे इसका नाम होता है हरनाम सिंह, हरनाम सिंह। इसका भी एक बेटा होता है, बेसिकली बेसिकली ऐसा होता है कि हरनाम सिंह के कोई संतान नहीं होती, हरनाम सिंह की क्या नहीं होती, संतान नहीं होती। हरनाम सिंह इसको क्या करता है, अडॉप्ट करता है। आपको पता है गांव में दो भाई है, एक ने किसी एक को कोई संतान नहीं, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो प्रॉपर्टी देते नहीं, फिर उसको पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, फिर इधर ही चली जाती है। यही होता है, अरे गांव में यही तो होता है। अब तुम दत्तक ले लो किसी को, गोद ले लिया किसी को, प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी। इसके भी कुछ ऐसा ही रहता है दिक्कत, किसी को संतान नहीं होती, ये बेचारा लास्ट में अंतिम मरते समय एक को गोद लेता है, इसका नाम होता है रामकिशन। क्या नाम होता है इसका, रामकिशन की एक वाइफ होती है, इसकी वाइफ थी, इसका नाम क्या था, दरियाओं।
दरियाओं कवर, क्या नाम होता है इसका? दरियाओं कवर। और जो इसका पड़पोता होता है उसका नाम होता है शोधान। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है शोधान? डब्ल्यू तो नहीं लग रहा अब? शोधान सिंह हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दूंगा मैं आपसे, तुम लोगों को इतनी दिक्कत है तो। शोधान, वह तो नहीं समझ रहे तुम इसको, ये शोधान सिंह। फालतू सवालों में मेरा दिमाग लगवाते हो। मैंने ऐसे नहीं, मैं प्रोडक्टिव तुम्हें 4 चीज ज्यादा बताऊं। दिस इज शोधान सिंह। भाई हम उस जमाने में तो है नहीं जब फोन नहीं है हमारे पास, गूगल तो है ही। दिस इज शोधान सिंह। अब क्या होता है, वही कहानी घर घर की। सबको क्या चाहिए? हक चाहिए, प्रॉपर्टी तो चाहिए ना भाई साहब। दरियाओं कवर ये कंटेंशन करती है कि भाई जो हाफ प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए थी, कितनी मिलनी चाहिए थी? हाफ। क्योंकि हाफ की एंटाइटल्ड भी है वो, टेक्निकली देखा जाए तो जब तक हुआ है तो हाफ प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए थी। तो इसके रिगार्डिंग क्या करती है, इसके रिगार्डिंग क्या करती है सर? दरियाओं कवर कंटेंशन करती है, भाई भाई हमारा पार्टीशन हो गया था। वो बोलती है कि जो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप का मतलब होता है कि भाई जो अंततः जो व्यक्ति जिंदा बचा है, सर्वाइवरशिप होता है ना, जैसे हम सक्सेशन में देखते हैं, उत्तराधिकार में देखते हैं, संपत्ति का उत्तराधिकारी हम भी हैं। यहां से अगर आप देखोगे, इससे जो प्रॉपर्टी थी वो हमें आधी मिलनी चाहिए थी। तुम लोगों ने 2-3 जनरेशन से हमें कुछ दिया नहीं है। दरियाकर वाज वेरी ओल्ड इन दिस केस। अब तुम सोचो उसके पड़पोते तक शोधान सिंह के नाम से आ रहे हैं। दरियाओं कवर जो थी वो तो बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी थी इस केस के टाइम पे। 1950 का केस है, सुप्रीम कोर्ट आ जाते 1964 में आया है केस। उसको समझते हैं। अब आगे होता क्या है, ये पूरी कहानी समझ में आई पहले? शोधान सिंह की कहानी इसको भी साइड में कर देते हैं। आगे समझो। फिर क्या होता है सर, ऐसा था, दरियाओं कवर जिस मकान में रहती थी, दरियाओं कवर जिस मकान में रहती थी, दरियाओं कवर क्या है ना, अपना अधिकार मांग ही रही थी कि भाई मेरे को मेरा राइट है, मेरा राइट है, मुझे मेरा राइट दो। विडो तो थी बेचारी दरियाओं कवर। तभी क्या करते हैं शोधान सिंह, जो प्रॉपर्टी उसके पास थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी थी उसके लिए भी टाइटल डाल देते हैं। बोलते हैं कि अडॉप्शन क्या था, वैलिड नहीं था। अडॉप्शन वैलिड नहीं था, वो तो मरने के बाद अडॉप्शन में खुद आ गए हैं जबरदस्ती पार्टी बन के। जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी हमें चाहिए। सूट नंबर 1 फाइल होता है, सूट नंबर 1 फाइल होता है 1950 में, शोधान वर्सेस दरियाओं कवर। दिस इज द फर्स्ट सूट 1950 में फाइल होता है। सूट नंबर 2 फाइल होता है। इसमें क्या चीज मांग रहा है शोधान वर्सेस दरियाओं कवर में? इसमें मांग रहा है कि भाई मुझे पोजीशन भी दी जाए जिसमें दरियाओं कवर रहती है, प्लस डिक्लेयर भी किया जाए कि मैं क्या हूं, ओनर। मतलब कब्जा भी मांग रहा है, जिसमें बेचारी दरियाओं कवर कहीं तो रही रही थी ना, वो मांगी तो कर रही थी अपनी, लेकिन वो उसकी संपत्ति पे भी शूट कर देते हैं और डिक्लेरेशन मांग लेते हैं। सूट नंबर 2 एक और फाइल करता है, ये सेम सूट इंस्टीट्यूट करता है 1950 में। एक और सूट फाइल करता है। शोधान एक और बात कहता है, शोधान एक और बात कहता है कि भाई जो जमीन का पैसा आया है, फसल का पैसा आया है, भैया तेरे पास जमीन भी थी थोड़ी बहुत, जितने भी पैसा तूने कमाया है फसल बेच बेच के, वो भी वापस क्या चाहिए, हमें वापस चाहिए। दरियाओं कवर केस फाइल करती है फिर 1950 में। इसकी और डिटेल दूं क्या मैं आपको? डेट वॉज 37 ऑफ 1950, डेट वॉज 42 ऑफ 1950। केस नंबर है, लोअर कोर्ट में जो केस चला ना उस केस का नंबर है। डेट वॉज 77 ऑफ 1950। डिफरेंट केसेस ऑन द अलग अलग टाइम पे फाइल हुए हैं, समझना, फोकस करना। इस बार दरियाओं कवर एक केस फाइल करती है और
ओनरशिप मांगती है, कितनी प्रॉपर्टी की? हाफ प्रॉपर्टी की ओनरशिप मांगती है, कहती कि मेरा आधा हक है संपत्ति पे। क्योंकि अगर आप सर्वाइवरशिप देखेंगे, अगर आप हायरशिप देखेंगे, उत्तराधिकारी में अगर उसमें देखोगे हायर में, तो उसका हक है लेकिन टेक्निकली, लेकिन मल्टीपल सूट्स फाइल हो रहे हैं पार्टिसिपेट में। और ऐसा ही होता है, अगर तुम गांव के सूट्स देखोगे ना, तो आप सिविल जज बनेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। सूट नंबर 4 फाइल होता है, एक और सूट फाइल करती है दरियाओं के ऊपर। इसकी जान जानने वाली है इसमें बहुत सारा लिख दिया। सूट नंबर 4, एक और सूट नंबर 4 फाइल होता है। दिस इज 91 ऑफ 1950। मतलब ये 1950 में 1991 केस फाइल हुआ था उस सिविल कोर्ट में। दरियाओं कोर भी बोलती है शोधान के खिलाफ, शोधान के खिलाफ दरियाओं कोर भी बोलती है कि भैया जो फसल हुई ना, फसल जो तुमने इतने सालों से कमाई है, इस फसल का हाफ पैसा भी मुझे चाहिए। क्योंकि आइडिया तो उन्होंने दिया ना फसल का हाफ पैसा मांगने का, तो इसने भी हाफ फसल का पैसा मांग लिया। अब जितने भी सूट थे इसमें इशू तो एक ही था ना, ओनरशिप का। अरे सर जितने भी सूट्स हैं ये चारों, इसमें क्या इशू है, मेन मुद्दा क्या है, मेन विवादक क्या है? अरे बोलो। ओनरशिप। ऐसे तो बोलते अच्छा लगते हो लड़का तो ये बहुत बढ़िया है ही इज ए वेरी गुड पर्सन। ठीक है ना सर? तो टेक्निकली बात क्या है, लास्ट केस में फसल का भी पैसा मांग लिया। अब अगर आप देखोगे सारे के सारे अपील्स में, जितनी भी अपील फाइल हो रखी है, इसमें नहीं बनाना चाहिए था ना मुझे। जितने भी केसेस हैं सूट नंबर 1 से लेकर आप सारे केसेस लोगे, जितने भी चारों केसेस हैं, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2, सूट नंबर 3 और ये सूट नंबर 4। शोधान वर्सेस दरियाओं कवर, शोधान वर्सेस दरियाओं कवर, दरियाओं कवर वर्सेस शोधान, और दरियाओं कवर वर्सेस शोधान। ये चारों केसेस के अंदर अगर आप चारों केसेस को एनालाइज करो, भाई पहले पहले पोजीशन में यहाँ पे पोजीशन और डिक्लेरेशन मांगा था, दूसरे में खेती की फसल मांगी थी, तीसरे में इसने अपना हाफ शेयर मांग लिया है, और चौथे में उसने अपनी फसल का पैसा मांग लिया है। चारों केसेस के अंदर अगर आप देखोगे, चारों केसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो मैटरन इश्यू इज सेम। विवादक विषय, मैटरन इश्यू मतलब क्या होता था, कैसे ओनर बने, चारों केसेस में सेम है, टाइटल सेम है, सब अपने आप को ओनर बता रहे हैं, पार्टीज भी सेम है, कोर्ट भी कॉम्पिटेंट है, हर्ड और फाइनल डिसाइडेड वाली बात भी है। देखा जाए तो हर एक सूट, जो भी कोई केस जीतेगा पहला केस, वो दूसरे पे क्या लगा देगा, रेस जुडिकेटा लगा देगा। क्योंकि सब में मोर और लेस इशू क्या है सर, सेम। सब में क्या है इशू, सेम। हर चीज क्या है, सेम। आगे चलिए। अब चार चार जजमेंट जो थे, चार जजमेंट जो थे, इस चारों के चारों जजमेंट में क्या होगा सर, शोधान सिंह क्या हो गया सर, चारों में शोधान सिंह हार गया और दरियाओं कवर जीत गई। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? चारों केसेस में शोधान हार गया और दरियाओं कवर जीत गई। अब यहाँ पे बहुत ट्विस्ट है और मजा भी आएगा आपको देखना भी। अपील नंबर 1,
अपील नंबर 2, अपील नंबर 1 में भी शोधान सिंह हार गया भाई साहब। तो जैसे ही वो हारा, इस पे क्या लग गया, क्योंकि सूट क्या थे, ये बात समझ में आई, बात समझ में आई। ऑल दो अगर शोधान सिंह यहां से भी अपील में चला जाता, अपील नंबर 3, यहां पे अगर इसकी अपील में भी ये डिसमिस हो जाता, क्या हो गया यहाँ पे, डिसमिस हो गई अपील, तो ये दूसरे पे क्या लगा देती, क्योंकि चारों केसेस में मैटर इन इश्यू सेम, टाइटल सेम, पार्टी सेम, कोर्ट ने हर्ड और फाइनली डिसाइडेड किया है, कोर्ट ने हर्ड और फाइनली डिसाइडेड किया है, और कोर्ट भी कॉम्पिटेंट था। समझ में आया, नोट कर लीजिए, कर सकते हैं। अभी अपन ऑर्डर टू रूल 2 पढ़ेंगे ना, तब इसको समझाऊंगा मैं। आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, कर सकते हो ना, आप अलग अलग सूट तो फाइल कर सकते हो, क्रॉस सूट तो होते हैं ना, क्रॉस सूट भी तो करती है पार्टी एक दूसरे के खिलाफ। जजमेंट आने के पहले होता है वो, जैसे मान लीजिए डिक्री आ गई तो आप दोबारा नहीं जा सकते, लेकिन जब पेंडिंग है तब तो आप कर सकते हो ना अलग अलग। मतलब आप हर एक क्लेम के लिए एक डिफरेंट सूट फाइल कर सकते हो, हर एक क्लेम के लिए आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार डिक्री आ गई तो फिर दूसरा सूट नहीं फाइल करोगे दूसरे क्लेम के लिए। ऑर्डर टू रूल 2 क्लेम के लिए दावा, आप चाहो, हाँ, डिक्री आने के बाद दूसरे उसी दावे के लिए दूसरा सूट नहीं फाइल कर सकते। सेक्शन 21 है सारे, वहां पे जजमेंट डिक्री आनी चाहिए, जब तक जजमेंट डिक्री नहीं आई आप लगाओ दूसरा सूट। लेकिन एक बार अगर डिक्री आ गई तो फिर आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि खेती का भी पैसा दो, खेती का भी पैसा दो, बाद में नहीं होगा। फिर आपको अगर खेती का पैसा मांगना है तो खेती के पैसे के लिए अलग से शूट कर लो, प्रॉपर्टी के लिए अलग से शूट कर लो, रिकवरी के लिए अलग से शूट कर लो, डिक्लेरेशन के लिए अलग से शूट कर लो। आप चाहो तो 4 सूट फाइल करो, आप मल्टीपल सूट फाइल करो ना। लेकिन अगर एक बार डिक्री आ गई तो फिर फ्रेश सूट नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 उसको बार कर देगा। डन, बनाइए। पहले वाला यार जूम आउट नहीं हो रहा है, मैं फिर भी धीरे 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 करके लूंगा, ठीक है ना। पहले एक बार ऊपर वाला तुमने नोट किया, ये एक बार पूरा नोट कर लीजिए। देखिए शोधान सिंह और जो दरियाओं कवर वाला जजमेंट है, ये डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है इस केस को। समझ में आया कश्मीरा बेटा, समझ में आया ये थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं पहले गिरा था, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या इशू था, क्या पॉइंट था, और किस बारे में कोर्ट ने कहा, ठीक है। आसान है। नीचे करूं अगर बना दिया हो तो। पहला सूट जो था पोजीशन प्लस डिक्लेरेशन, कब्जा प्लस घोषणा, कब्जा प्लस घोषणा। दूसरा जो भी एग्रीकल्चर पैसा कमाया उन्होंने उस चीज का, ठीक है ना। तीसरा जो सूट था वो था ओनरशिप, आधा स्वामित्व। चौथा फसल का पैसा। तो जो देखिए शिवदान दरियाओं कवर वाला जो जजमेंट है, ये जजमेंट बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं आपको अभी बताता हूँ कौन से एग्जाम में पूछा था इसको।
किसी पास परीक्षा मंथन होना, जो जाके देख लेना असेसमेंट को, उसमें सवाल आया हुआ है इसका। परीक्षा मंथन होगी ना आपके पास में, जाके इसको देख लेना, इसमें मिल जाएगा आपको वहाँ पे। एक नेक्स्ट स्लाइड करूं, बना लीजिए फिर करता हूं नेक्स्ट स्लाइड। दरियाओं की ओर से शोधा सिंह दरियाओं की ओर, बेचारी दरियाओं को शांति से बैठी थी, उसको जगा दिया इन लोगों ने। आधी संपत्ति लेके गई है वो। आधी संपत्ति लेके गई दरियाओं की ओर। तो जूम करूं, रिप्रेजेंटेटिव सूट पढ़ेंगे हम लोग। रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधित्ववाद। अब होता क्या है प्रतिनिधित्ववाद, ये समझेंगे। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होते हैं, इसको समझेंगे। रेशू टिकट बहुत ही बड़ा है ना, आप लोग इतने सोचे सर खत्म कब होगा रेशू टिकट। मेरी इच्छा करती है कि ये लेक्चर्स को मैं लेता ही रहूं और आप पढ़ते ही रहें बस। जल्दी बनाइए प्लीज। ओके, हो गया। चलिए हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधित्ववाद। इसमें कौन कौन से प्रोविजंस लिखवाए थे मैंने, साथी स्वाति एक बार बताएंगे मुझे आप। इसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट में कौन कौन से प्रोविजंस लिखाए थे मैंने। ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 7 रूल 6, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन कौन सा है इसका, एक्सप्लेनेशन 6, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6, और ऑर्डर 23 रूल 3B। ऑर्डर 23 रूल 3 भी देखिए एक बार, ऑर्डर 23 रूल 3 भी देखिए एक बार। क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करता है ये, शायद यही प्रोविजन जो मैंने लिखवाए थे। आदेश 1 नियम 8, आदेश 7 नियम 6, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6, ऑर्डर 23 रूल 3B। ऑर्डर 23 रूल 3 भी रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। इसके अलावा तो कोई प्रोविजन नहीं लिखवाया था ना मैंने स्वाति, लास्ट टाइम जब तुमने पढ़ाया था मैंने। यहाँ पे सब जगह रिप्रेजेंटेटिव सूट दिया हुआ है। जब भी एग्जाम में मेंस में सवाल आए कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट, यू हैव टू राइट ऑल दीज प्रोविजंस, सबको लिख के आना है, ठीक है ना। मतलब अगर आप कहोगे सर सबको कैसे लिख के आ सकते हैं, कहने का मतलब ये होता है समरी फॉर्म में लिख के आइए सबको। मेन जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर, लेकिन बाकी को सबको समरी फॉर्म में लिख के आइए। अपार्ट फ्रॉम इट तो कोई प्रोविजन नहीं था ना स्वाति, दैट थिंग आई एम आस्किंग यू। इसके अलावा तो कोई और जगह जहाँ पे ऑर्डर, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात नहीं होती ना, उसको बोलते हैं प्रतिनिधित्ववाद। प्रतिनिधित्ववाद निकालिए एक बार, ऑर्डर 1 रूल 8 एक बार, ऑर्डर 1 रूल 8 निकालिए, ऑर्डर 1 रूल 8 निकालिए एक बार, आदेश 1 नियम 8 निकालिए। राइटिंग जमा जमा के अगर मैं लिखूं ना तो सही में बहुत समय लग जाएगा मुझे, मेरी वाकई में राइटिंग गंदी है। फिर मैं कोशिश करूंगा सुंदर लिखने की। तुम लोग और रियलाइज कराते हो कि सर आपकी राइटिंग अरे कर लो यार। क्या होता है ऑर्डर 1 रूल 8, समझिए एक बार। 6 4 होगा, फिर 4 कर लेते हैं।
4 कर लीजिए प्लीज। हाँ, ऑर्डर 7 रूल 4। सारे प्रोविजन को समझते हैं, पहले समझते हैं प्रतिनिधित्ववाद होता क्या है, रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। देखिए सर, मान लीजिए आज मैं अपने गांव में नहीं रहता। कहाँ नहीं रहता मैं? अपने गांव में। मेरा गांव है बूंदी के पास में, एक छोटा सा गांव है गुड़ानाथा वतान। मेरा गांव टेक्निकली प्रॉपर वो है, वहां पे मेरी खेती भी है, फार्म हाउस भी है, जमीन भी है, सब कुछ है हमारा वहां पे। और मेरा यही प्लान है कि आज के 35-40 साल बाद मैं अपना वहां जाके अपने फार्म हाउस पे रहूंगा। तो मेरी इच्छा है खेत में रहने का है, और वही मेरा वहीं पे अंतिम मुझे वहीं जाना है। अब क्या हुआ ना सर, मेरे गांव में, मान लीजिए ये मेरा गांव है पूरा, इस गांव के बाहर एक फैक्ट्री खुल गई जो कि बहुत हार्म और टॉक्सिक फ्यूम्स छोड़ती है, जो कि बहुत जहरीली गैसें रिलीज करती हैं आसमान में। उससे क्या हो रहा है ना, पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया है पूरे गांव का। क्या हो गया है पूरे गांव का? इकोसिस्टम खराब हो गया है। मैं भले ही आज जयपुर में रहता हूं, लेकिन अगर सूट फाइल करना है ना तो मैं भी कर सकता हूं। क्या मेरा कोज ऑफ एक्शन है? क्या मेरा वाद हेतु का है? क्या मुझे उससे अभी परेशानी हो रही है? क्या मेरा वाद हेतु का आएगा? क्या कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है मेरे फेवर में? बताइए मुझे, क्या कोई कोज ऑफ एक्शन है क्या मेरा? बताओ मुझे, बताइए मेरा क्या कोज ऑफ एक्शन है? अगर गांव में फैक्ट्री लगी है बाहर, तो मेरा कोई कोज ऑफ एक्शन है क्या? मेरा मुझे कोई दिक्कत है क्या अभी इस टाइम पे? क्या मेरा वाद हेतु के? नहीं है। कोज ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है कि आपका एक अधिकार है और अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। भाई अधिकारों का उल्लंघन तो उन लोगों का हो रहा है जो लोग यहाँ रह रहे हैं। जैसे जो लोग यहाँ रहते हैं उनको उनको क्या अधिकार है? राइट टू लिव इन सेफ एनवायरमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट, अच्छे पर्यावरण में रहना। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें बोला है ना कि एक हेल्दी एनवायरमेंट में रहना, अच्छे पर्यावरण में रहना हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। क्या सर मेरा अधिकार है क्या? मेरे अधिकारों को हनन हो रहा है क्या? बताइए मुझे, क्या मेरे कोई फंडामेंटल राइट वोलेशन हो रहे हैं? मैं तो जयपुर में रहता हूं। आज मान ली बीकानेर में या फिर चोमू में या दौसा में या भरतपुर में, जहां से भी आप लोग हैं, आज वहां पे कोई चीज स्टेब्लिश होती है जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी, आपका क्या है उसमें हित जुड़ा हुआ है। आज मेरे गांव में फैक्ट्री खुली तो उसमें मेरा क्या है? मेरा हित है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात है क्या चीज? इंटरेस्ट। सूट फाइल करने के लिए क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। क्या होना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाद हेतुक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट है? हाँ जी हाँ, इंटरेस्ट है तो केस फाइल कर सकते हो। भले से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं गांव जाता भी नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है ना गांव में, मेरा हित ही नहीं है गांव में। बताओ, आज तुम लोग जयपुर में रहने लग गए, लेकिन तुम्हारा हित तो वही है ना गांव में। बात समझ में आई? ये पहली बात क्लियर कीजिए, आगे समझते हैं। और आपका इंटरेस्ट है, आपका एक हक है संपत्ति के ऊपर, सब संपत्ति के ऊपर नहीं, मतलब उस चीजों के ऊपर। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होते हैं? प्रतिनिधित्ववाद वो होते हैं जब बहुत सारे लोगों के एक संयुक्त हित होता है, वेर न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट। एक बार ऑर्डर 1 रूल 8 में पढ़िए, यही लाइन लिखी हुई है, वेर न्यूमरस पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट लिखा हुआ है, जहां व्यक्तियों के एक समान हित है, विभिन्न व्यक्तियों के क्या है? एक समान हित। ऐसे कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है जी? तो मतलब बहुत सारे लोगों का क्या है सर? एक कॉमन इंटरेस्ट है सबका, वो लोग सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं बताऊंगा, इस क्लास में बच्चे हैं अपन, ठीक है ना, कल को मैं बोलता हूँ नहीं पढ़ाता तुम्हें, मैं क्या वो बोलता हूँ कल को नहीं पढ़ाता तुम्हें, और नहीं देता पैसे वापस, जाओ जो करना है कर लो। तुम लोग जाओगे कोर्ट में, तुम दो चीजों के लिए डालोगे, या सर से पढ़ाओ या फिर हमारी फीस वापस करो। आप लोगों ने जो सूट डाला वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब देखिए, अब अगर 50 लोग हैं तो 50 लोगों का नाम तो एक साथ आ नहीं सकता ना,
50 लोगों का नाम एक साथ नहीं आ सकता, उसके लिए क्या होगा कि लोकेश हो गया, लोकेश हो गया, या एकता हो गई, कश्मीरा हो गई, उनके नाम से क्या हो गया सर, एक उनके नाम से एक सूट फाइल हो गया। तो कैसे सूट बनेगा? लोकेश एंड अदर्स वर्सेस छोड़ो इसको, म्यूट करके बोलना पड़ेगा। हाँ तो सर ऐसा हो सकता है कि टीचर प्रतीक गौतम, तो वैसा नहीं होगा ना सर, क्योंकि सर मैं तो अभी भी एडवोकेट ही हूँ ना, तो फाउंडर प्रोप्राइटर तो मैं हूं नहीं कोचिंग का। ऐसे शांत कर दिया यार फोन कर करके। तो वो अमित अमित बोल रहे थे कि एक उनके गांव में वो है, कोई पियोन है, आपने तो लेके आओ जरूरत है अपनी संस्था को। तो किसी को बुला रहा था वो, ताकि मैं फोन तो उसको देके जाऊं। सो द थिंग इज, समझने का प्रयास कीजिएगा, तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारे हित जुड़े हुए रहते हैं उससे। ये बात क्लियर हुई? तुम्हारा हित जुड़ा हुआ है तो ही तुम शूट फाइल कर सकते हो। जैसे तुम्हारे क्लास में हित है, तुम्हारा तो वाद हेतुक भी है, तुम्हारा तो हित प्लस वाद हेतुक है। तुम्हारा हित तो है ही, मान लीजिए मैंने मना कर दिया नहीं पढ़ाता, तुम्हारा हित भी है प्लस वाद हेतुक भी है, दोनों हुआ ना सर। तुम्हारा हित भी प्रभावित हो रहा है, तुम्हारा वाद हेतुक भी प्रभावित हो। जरूरी नहीं कि हमेशा डिपेंडेंट शूट में कोज को जरूरी नहीं हमेशा कोज ऑफ एक्शन में, जरूरी नहीं कभी कभी हमेशा रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोज ऑफ एक्शन ना हो भी सकता है, लेकिन हित पहले होना चाहिए। इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है, क्योंकि ऑर्डर 1 रूल 8 किसकी बात करता है? हित की बात करता है। कोज ऑफ एक्शन भी हो सकता है, हो जरूर थोड़ी ना, अरे भैया कोज ऑफ एक्शन तो होगा ही ना। अब जो गांव में रह रहे हैं उनका तो कोज ऑफ एक्शन है ही ना। अरे भैया जो ये सूट फाइल कर रहे हैं, ये जो गांव में लोग रहते हैं, इनका तो, इन सबका तो हित, इनका तो हित भी है और कोज ऑफ एक्शन भी है, तो मतलब दोनों चीजें भी हो सकती है। इंटरेस्ट प्लस कोज ऑफ एक्शन, हित प्लस वाद हेतुक दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिर्फ कोज ऑफ एक्शन होगा तो नहीं होगा। ये मैंडेटरी कंडीशन है इंटरेस्ट होना। जो सिन को अनन हम लोग कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज क्या है, सिन कुआ नन, मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए, वो होनी चाहिए इंटरेस्ट, हित। फिर कोज ऑफ एक्शन तो बात की बात है, तुम्हारा इंटरेस्ट है हाँ तो तुम सूट में फाइल कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, विदाउट कोज ऑफ एक्शन सूट फाइल नहीं होगा। ये बात समझ में आई? आगे समझते हैं। तो पहला प्रोविजन तो था ऑर्डर 1 रूल 8 का, वो तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या बात बोल रहा है। अगर तुमसे पूछा जाए इंटरव्यू के अंदर कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, तो तुम्हें ये बोलना है, व्हेन न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट दे कैन जॉइन एज अ पार्टी। ठीक है, क्या बोलोगे? न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट दे कैन जॉइन एज अ पार्टी। ये इतना समझता हूँ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे जहां एक ही बात में, एक ही हित रखने वाले व्यक्ति, समस्त व्यक्ति हो गए, तो उन्हें उन्हें पक्षकारों के रूप में जोड़ा जा सकता है, और यही रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में कहा जाता है। एक ही बात में एक ही हित रखने वाले व्यक्ति, एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्तियों का क्या है सर, समान हित है। इंटरव्यू के लिए सिर्फ इतना बोलना होता है। इसको समझाऊंगा मैं, इसको कल कराऊंगा मैं बस आप आज समझाने समझाने का काम करता हूँ। दूसरा है ऑर्डर 7 रूल 4। ऑर्डर 7 रूल 4 क्या बोलता है कि सर अगर मान लीजिए वही हम एक प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं, क्या ड्राफ्ट करते हैं? प्लेंट, वाद पत्र। सूट किसका है? सूट फॉर न्यूसेंस,
किस चीज के लिए सूट है? वात किसके लिए? न्यूसेंस के लिए। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है सर? न्यूसेंस का सिंपल मतलब होता है, हिंदी में भी क्या कहते हैं? न्यूसेंस ही कहते हैं। न्यूसेंस का मतलब होता है कि सर वो जो कोई भी ऐसी चीज जो कि पब्लिक को अफेक्ट करे एट लार्ज, न्यूसेंस, पब्लिक एट लार्ज को प्रभावित करे। 268 में डेफिनेशन दी हुई, आईपीसी में जाके देख लेना। न्यूसेंस का मतलब ये होता है। अब सूट किसे, अब सर वही गांव का आपने एग्जांपल, अब सब गांव में लोग रहते हैं, यहाँ पे एक फैक्ट्री है और उसका धुआं पूरे गांव का इकोसिस्टम खराब कर रहा है। उसके जो पानी निकलता है फैक्ट्री से, उससे फसलें अच्छी नहीं हो रही है। जो जल, जो अब जो जमीन का स्तर है, जल स्तर, अब हैंडपंप में काला पानी आता है ना काला पानी, हैंडपंप में अब काला पानी आने लग गया है। तालाब था गांव में, उसकी मछलियां मरी हुई रहती है, ऊपर सबकी लाशें आई हुई रहती है। गांव में जो गांव में कोई भी फसल होती है उसको खा के लोग बीमार पड़ जाते हैं, इकोसिस्टम पूरा खत्म है। तो यहाँ पे सर लिखेंगे ये लोग। अब सब गांव में गया मैं, तो गांव वालों ने बोला सर आप जयपुरी रहते हो, मुझे बोला प्रतीक आप जयपुरी रहते हो, आप रिप्रेजेंटेटिव सूट में फाइल आओ हमारे साथ, आपके नाम से सूट फाइल करो। तो लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक इज इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। इसमें हूं मैं प्रतिनिधित्व की हैसियत के हिसाब से सूट फाइल कर रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 4 ये बोलता है कि जब अभी आप वाद पत्र लगाओ तो आप मेंशन करो वाद पत्र में कि भाई जो हमने सूट फाइल किया है ये किस कैपेसिटी में फाइल किया है। तो ये लिखा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, जो हैसियत क्या होगी सूट की, निकालिए ऑर्डर 7 रूल 4। ऑर्डर 7 रूल 4 वहां पे लिखा हुआ है ना सर, कि आपको लिखना पड़ेगा कि किस तरह से सूट फाइल किया है आपका। देखिए इसमें, जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है, जहां वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद पत्र प्रदर्शित होगा विषय वस्तु वास्तविक, ठीक है। Where plaintiff sues as a representative, the plaintiff show not only that he has an actual existing interest in subject matter, but he has taken the steps. दो चीज उसको बतानी पड़ेगी, अभी कल लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना। उसको दो चीजें बतानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई उसका इंटरेस्ट है, पहली चीज तो ये लिखा हुआ है ना उसके अंदर, उसको क्या बताना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट है। दूसरी चीज बतानी पड़ेगी उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। मैं तेरा इंटरेस्ट है तो ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आने के लिए तूने क्या क्या इंटरेस्ट क्या क्या लिए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि सर मैंने क्या क्या फैसले लिए, कदम उठाए। ऐसा नहीं कि आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बनना चाहते हो और कुछ काम ही ना करो। मान लीजिए मैंने लोकेश को बना दिया कि आप लोकेश केस, आप सब बच्चों ने मिलके लोकेश को बना दिया कि सर के खिलाफ केस किया जाए और सर से बोला जाए कि पढ़ा तो आप किसी के ऊपर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पढ़ाने के लिए आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, क्योंकि वो चीज क्या है, पर्सनल क्वालिफिकेशन, व्यक्तिगत अर्हता, इस सारे में तो मना ही कर रखा है। दूसरी चीज, पैसा तो मांगूंगे ना वापस, पैसे के लिए आपने मेरे को केस कर दिया। अब सबने चुना लोकेश को, और मालूम पड़ा लोकेश को जब चुना तो लोकेश भाग गया गांव, आया नहीं 2 महीने तक, हो सकता है ना ऐसा। तो उसको बताना पड़ेगा कि सर मेरा हित भी है और प्लस मैंने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये बताएगा फिर सब कुछ कि सर सब लोगों से पैसे इकट्ठे किए मैंने, ये जो पूरा केस फाइल हुआ है, एडवोकेट मैंने हायर किया है, ये योग। अरे भाई जिम्मेदारी तो सभी लेना चाहते हैं, दुनिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत माथाफोड़ी जो होती है उसमें जो पूरा दिमाग लगता है आपका, जो आपका दिमाग पूरा फट जाता है, उसका ध्यान कौन रखेगा। अरे कोचिंग सब खोलना चाहते हैं, सबकी इच्छा कोचिंग खोली जाए, लेकिन ये सब जो ताज जो पहनना पड़ता है, सब चाहते हैं राजनीति बनना, पॉलिटिशियन बनना, सब चाहते हैं आईएएस आईपीएस बनना, लेकिन वो जो स्ट्रेस है, वो जो प्रेशर है, सब चाहते हैं ऐसा ही बनना। और इस बार जो ऐसा ही बने बेचारे, वो तो ये सोचते होंगे क्यों ही बन गए ऐसा, इस बार अगली बेच का वेट कर लेते। जो जेन्युइन भी बना होगा वो बेचारा, ऐसा नहीं कहा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कुछ ना कुछ तो लोग तो जेन्युइन भी बने होंगे ना। तो वो सोच रहे होंगे कि यार हर दिन पढ़ो, जीके पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा तो अगली बारी वाली वैकेंसी बन जाते हैं यार। बस समझ में आ रही है आपको, वो अंगारों का ताज भी लेना पड़ता है। तुम चाहते हो सूर्य बनना, सबको प्रकाश देना, लेकिन सूर्य की तरह जलना भी तो पड़ेगा तुम्हें। जैसे अपने परिवार में जो फादर है, अपने परिवार में जो पिता होते हैं, उसके नीचे सब लोग रहना चाहते हैं, लेकिन वो कितनी गर्मी सहन कर रहे हैं,
वो आपको कैसे पता? आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको कितना प्रोटेक्टिव रखते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी इंसान जो बड़ा है फैमिली में, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है, सोचो उसने क्या क्या झेला होगा आपके लिए। तो वो चीज को सोचिए। तो आपको भी बताना पड़ेगा कि भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मेरा इंटरेस्ट है। बात पत्र में क्या लिखोगे कि भाई मेरा इंटरेस्ट भी है और मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस पोस्ट पे आके। ये भी न्यायालय को बताओगे ना कि सर एडवोकेट साहब मेरे द्वारा हायर किए गए हैं। आप लिखोगे उसमें अधिवक्ता को मेरे द्वारा चुना गया है। I hired so and so advocate in this matter. We have collected all the monies collectively to give the advocate fees and remuneration. तो बताओगे ना, We have earlier said, sir, I have earlier filed an RTI. ये कितना पानी तुम लोग छोड़ते हो, कंपनी में लगाइए RTI। समझ में आई बात? अरे पॉइंट समझ में आया? आगे कौन सा प्रोविजन दिखा था मैंने? सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6। अब सर ऐसा था, केस का नाम था लोकेश एंड अदर्स वर्सेस टीचर प्रतीक। सुनिएगा, ये था केस का नाम, ठीक है। अब लोकेश के साथ में 10 बच्चे और थे। लोकेश के साथ में मान लीजिए ABCDEF इतने सारे बच्चे और थे। कल को मान लीजिए आप लोग केस हार गए, दिस इज द सूट नंबर 1 और अब सूट नंबर 2 हुआ है। दिस इज द सूट नंबर 2। अब सूट नंबर 2 में क्या हुआ है सुनिएगा। और क्योंकि बी तो नहीं था ना सर पार्टी, बी था क्या पार्टी? पार्टी कौन था? लोकेश एंड अदर्स। फिर से केस फाइल कर दिया। इस पे क्या लगेगा? रेस जुडिकेटा। और यही बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 11 के हो जाएगा। चलो लास्ट प्रोविजन क्या था? ऑर्डर 23 रूल 3B। सर ये ऐसे बोलता है कि अगर किसी ने सूट का विड्रॉल कर लिया है, सूट का क्या कर लिया है सर? विड्रॉल कर लिया है। किसी ने सर सूट का क्या कर लिया है? प्रत्याहरण कर लिया है। विड्रॉल की बात बताऊंगा। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखिए, एक्सप्लेनेशन में 3B का एक्सप्लेनेशन देखिए, लिखा हुआ है नीचे, इसके स्पष्टीकरण में दिख रहा है आपको। मान लीजिए कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, समझौता कर लिया कोई, ठीक है ना, कोई समझौता कर लिया इन्होंने, कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया पार्टीज ने आके। पार्टीज ने क्या किया सर? समझौता, कॉम्प्रोमाइज। तो लोकेश ने क्या कर लिया? मैंने लोकेश को एक दिन अपने पास बुलाया और लोकेश को बोला मैंने कि लोकेश छोड़ इन सबको, तू ये पकड़ पैसे, तेरे साइन चल रहे हैं ना उसमें कॉम्प्रोमाइज करने में, ये पकड़ पैसे, तेरे को तेरी फीस रिफंड कर देता हूँ, बाकी को छोड़ना तू, वरना क्या करेगा? सब में कुछ नहीं मिलेगा, कल को केस हार भी सकते हैं। लोकेश को मेरी बात समझ में आई और लोकेश ने क्या कर लिया है? कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन कोर्ट इस ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने के पहले सबसे लोकेश से पूछेगा, ऐसा करो सबके साइन लेके आओ, जितनी भी पार्टीज है आपकी 50-60 सबके साइन लेके आओ। सब लोग साइन करके अगर एग्री हैं उस चीज के ऊपर, ये बोल दो पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम पॉइंट,
तो फिर कॉम्प्रोमाइज करने दिया जाएगा। समझ में आई? कॉम्प्रोमाइज को रिकॉर्ड किया जाएगा। और कल को अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया ऐसे, सबके साइन तुमने दे दिए, तो तुम्हारे पास तो साइन वाले कागज थे ना, तुमने तो पहले क्या किया, समझदार तो तुम हो ही, एडवोकेसी की है तो तुमने क्या किया, सबसे साइन पहले करवा ली। तुम ऐसा करो 3-4 कागजों पे बार बार साइन कर दो अपने, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं उसको लगा दूंगा। सब पार्टी ने सोचा हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है यार, कौन जाएगा कौन कौन जाएगा जयपुर, ये बच्चा चोमू से, ये बीकानेर से, कौन जाएगा जयपुर, मैडम किशनगढ़ की है, तो वो सवाई माधोपुर की, कौन जाएगा जयपुर, लोकेश वही है, लोकेश को साइन करके दे दिया सबने। लोकेश ने उसी को दिखा दिया, हाँ सर वी विल आर एग्री, एफिडेविट पे सबको लगा दिया नाम। समझ में आई बात? और कल को कॉम्प्रोमाइज समझौता होने के बाद में अगर कोई भी स्टूडेंट आके, बी सी कोई भी आके अगर फिर से केस कर देता है, तो वो केस क्या होगा, वो केस नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? उस पर स्टॉपर लग जाएगा। क्या लग जाएगा उस पर? स्टॉपर, क्योंकि तुमने साइन कर दिए थे ना उस पर, तुम पे विबंध लागू होगा, विबंध का सिद्धांत लागू होगा। स्टॉपर का मतलब होता है कि अगर तुमने कोई बात एग्री कर ली एक बार, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते फिर। तो तुमने पहले तुमने एग्री किया था ना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, हाँ किया था, अब पीछे क्यों हट रहे हो? अब नहीं, कोर्ट के पास कोई फालतू टाइम थोड़ी ना है तुम्हारे लिए बैठे रहेंगे, तुम्हारी बेवकूफी हरकतों के चक्कर में बैठे रहेगा कोर्ट। कोर्ट को ऐसे ही है क्या? तो रिप्रेजेंटेटिव समझ में आया चारों पॉइंट्स, कल इसको लिखने का काम करेंगे। ठीक है ना, डेट्स ऑल फॉर टुडे।